चलिए दोस्तों, आज के इस ब्रांड न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीरीज़ में हम बात करेंगे एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल के बारे में। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एंड साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशनशिप है, वो भी मैंने बात कर लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है तो यू शुड डेफिनेटली वॉच माई प्रीवियस वीडियो, जिससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट हो काफ़ी अच्छे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एरिया वेक्टर के बारे में। तो एरिया वेक्टर अगर हम मैथमेटिक्स में जो पढ़ते हैं एरिया, वो सरफेस एरिया, वो जो सरफेस एरिया हम लोग निकालते हैं किसी भी सरफेस पे, किसी भी शेप का सरफेस एरिया, तो वो बेसिकली वो होता है स्केलर। उसमें ओनली हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। लेकिन अगर हम फिजिक्स में बात करें, किसी भी सरफेस एरिया क्या, तो उसमें मैग्नीट्यूड कैसे होता है, ये साथ ही साथ उसमें हम डायरेक्शन को लेके चलते हैं। लेट सपोज अगर कोई भी सरफेस है, मैंने ये सरफेस ले लिया है, ओके, तो इसका सरफेस पे जो यहाँ पे हम एरिया वेक्टर जो होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मली जो उसका डायरेक्शन होगा, वहाँ पे एरिया वेक्टर का डिनोट हम लोग करते हैं। तो जैसे कि ये सरफेस है ऐसे करके, ठीक है, ओके। ये सरफेस के आगे की तरफ जो इसका नॉर्मल वाला कंपोनेंट होगा, नॉर्मल वाला, वो इसका एरिया वेक्टर की तरफ डिनोट करेगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डी एस, यहाँ पे हम स्मॉल एरिया, ये सरफेस स्मॉल है, तो अगर डी एस यहाँ पे हम लिए हैं तो इसका जो हम यूनिट वेक्टर की तरफ यहाँ पे डिनोट करके दिए हैं, जिसका सरफेस एरिया का डायरेक्शन ये है। सिमिलरली अगर हम इस सरफेस की बात करें, ये रेक्टेंगुलर सरफेस जो हमें दिख रहा है, रेक्टेंगुलर है ये, तो अगर हम बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है सो डी एस जो हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, वो ऊपर की तरफ इस सरफेस के परपेंडिकुलर। लेट सपोज ये जो इतना बड़ा, अगर हम ये कॉपी लेके चले हैं, जितना जितना बड़ा आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, अगर उस सरफेस का हम लोग बात करें तो उसका जो हम लोग एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो सरफेस के क्या होगा, ऐसे करके परपेंडिकुलर होगा। वो आपके तरफ जो पेन दिख रहा है, वो पर इसके परपेंडिकुलर इसका सरफेस का डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का। तो वही सरफेस और इसके पीछे भी होगा, जो उसका नॉर्मल कंपोनेंट जो होगा जहाँ पे वो होगा। तो इस यहाँ पे अगर हम बाहर की तरफ देखें तो इसका जो एरिया वेक्टर जो होगा, इस प्लेन ऑफ सीट का, यहाँ से यहाँ तक का, वो ऊपर की तरफ होगा। जैसे जैसे कि वो कैमरा की तरफ जो आप लोग दिख रहा है वो होगा, ओके। तो जैसे कि मैं एक और आपको एग्जांपल देके दिखा दूँ। जैसे कि ये कोई एरिया है, ओके, ये कोई सरफेस है, तो इसका जो हम लोग यहाँ पे लेट सपोज कोई कंपोनेंट, अगर हम ऐसे करके फिजिक्स में ऐसे ही करते हैं कि अगर हम कोई स्मॉल यहाँ पे डी एस एरिया अगर हम यहाँ पे अगर काट लेते हैं, तो उसका जो कंपोनेंट होगा वो इस प्लेन के ऊपर में, इस प्लेन के ऊपर की तरफ यहाँ पे होगा, इस प्लेन के ऊपर की तरफ यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो वैसे ही हम लोग फिजिक्स में एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर कंबाइनिंग ऑन एरिया क्वांटिटी विद अ डायरेक्शन। एरिया जो होगा उसका डायरेक्शन के साथ हम लोग डिनोट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल के बारे में, ओके। तो सॉलिड एंगल बेसिकली होता है, सबसे पहले प्लेन एंगल की बात करते हैं। प्लेन एंगल क्या होता है? तो प्लेन एंगल वो होता है कि जैसे कि कोई जैसे कि हम लोग सर्किल कोई ड्रॉ करते हैं, ओके, जैसे कोई सर्किल है ये, ओके। तो सर्किल का अगर हम कोई पार्ट यहाँ से, सेंटर से कोई पार्ट यहाँ से इतना दूर का अगर हम ले लेते हैं, इतना दूर का हम ले लेते हैं, तो ये जो होगा इसका आर्क, ये जो इसका आर्क है, ये जो इसका आर्क दिख रहा है आर एल, और ये जो इसका रेडियस है आर, और ये जो इतना आर्क जो है, इतना दूर का जो आर्क है, इस रेडियस के करस्पॉन्डिंग जो एंगल यहाँ पे सेंटर पे सबस्टेंड करेगा, थीटा एंगल, वो उसका प्लेन एंगल कहलाता है। लेट सपोज मैंने ये जो फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है आपने एक अच्छी वाला बुक में दिया है, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट, कि एक मूंगफली वाला जो होता है, जो मूंगफली वाला जो आप मूंगफली का जो रहता है वो शेप बना हुआ, जिसमें आप मूंगफली डालते हैं, उसका कैसा शेप होता है? ऐसा ही होता है, शेप होता है कि नहीं है, जिसमें आप यहाँ पे मूंगफली डाल देते हैं। तो अगर इसका हम टू डायमेंशनल की बात करें, प्लेन एंगल को जो है सो टू डायमेंशनली हम लोग मेज़र करते हैं, ओके। जो सही प्लेन एंगल होता है टू डायमेंशनल, यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं प्लेन एंगल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि इतना दूर का जो इसका जो लेंथ है, इसका जो सरकमफ्रेंस का जो लेंथ होता है, इसके सरकमफ्रेंस को अगर हम जो एंगल यहाँ पे सबटेंड करता है इस आर रेडियस में, ये इसका आर है, ये इसका एल होगा। तो एंगल इक्वल्स टू क्या होता है? हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंगल इक्वल्स टू आर का अपॉन रेडियस पढ़ते हैं ना, आर का अपॉन रेडियस। तो यही जो आर का अपॉन रेडियस है ना, जो जो एंगल यहाँ पे सबटेंड करेगा,
वही हो जाता है उसका प्लेन एंगल। ओके, यहाँ पे मैं मूंगफली वाला जितने भी होते हैं जो आपको भुजे आपको देते हैं वो लोग नहीं होता है, उसमें आप लोग देखते होंगे कि ऐसा ही शेप रहता है, ऐसा ही उसका शेप रहता है। तो उसी को अगर हम थ्री डायमेंशनल देखते हैं तो उसी से हम लोग सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट निकाले हैं, टू डायमेंशनली इसको अगर हम देखते हैं तो। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम सर्कल का निकाल लेंगे एंगल कितना सब्सटेंड करेगा, तो सर्कल का क्या होता है टोटली, अगर हम सरकम फ्रेंस की बात करें टोटली जो इसका जो होगा सो क्या होगा, सरकम फ्रेंस सर्कल का क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर अपॉन इसका रेडियस क्या होता है आर, तो आर आर से कैंसिल हो जाएगा, थीटा क्या बच जाएगा 2 पाई। तो सर्किल का जो हम यहाँ पे हम निकालते हैं एंगल प्लेन एंगल, वो क्या हो जाता है मैक्सिमम 2 पाई होता है। ओके, लेकिन वही अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें तो मैं आपको एक लेट सपोज एग्जांपल दे के बताता हूँ। वेट करिए थोड़ा, हम एक एग्जांपल आपको दे के बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक एक बनाया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो हम लोग मूंगफली इसमें डालते हैं। आप लोग आपने देखा होगा मार्केट में कि ऐसे एक कोन जैसे बना रहता है, जो सेंटर में क्या होता है धीरे धीरे वहाँ पे जाता है, जीरो हो जाता है जो सेंटर उसका, जो हम लोग यहाँ से कवर्ट कर देते हैं, और ऊपर में धीरे धीरे आप लोग देख सकते हैं कोन के आकार का ये बना रहता है। तो आप लोग यहाँ पे थ्री डायमेंशनली अगर हम देखें, तो अगर हम टू डायमेंशनली इसको देखते हैं, तो टू डायमेंशनली हम लोग देखते हैं तो हम लोग को आपको क्या दिख रहा होगा कि एक सेंटर नीचे की तरफ जो हम यहाँ पे दिख रहा होगा, और एक जो है सो राइट साइड में जो है सो दिख रहा होगा। तो टू डायमेंशनली अगर हम इसको बात करें, अगर टू डायमेंशनली बात करें तो हमें ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ओनली ऊपर से अगर हम बात करें तो ऐसा दिख रहा है। ओके, लेकिन अगर हम थ्री डायमेंशनली बात करें तो ये जो एंगल है चारों तरफ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंगल। हम थ्री डायमेंशनली बात करें, थ्री डायमेंशनली अगर हम इसको बात करेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो गोला है ना, यहाँ पे सेंटर जो है सो गोल है, लेकिन यहाँ पे हम बात करें हैं ऊपर से, ओनली टू डायमेंशनली हम लोग बात किए हैं, ऊपर से हम लोग देखते हैं इसको ऊपर से, तो थीटा एंगल दिख रहा है। लेकिन अगर हम थ्री डायमेंशनली बात करें सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर हम लगाएं तो अंदर में क्या दिख रहा होगा, अंदर में दिख रहा था गोल, पूरा गोल दिख रहा था, तो गोल दिख रहा था एंगल में। ये स्फीयर का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, स्फीयर जो होता है जो थ्री डायमेंशनली बॉडी हम लोग कंसिडर उसको करते हैं। तो अगर हम इसको फिर से आपके सामने अगर ड्रॉ करते हैं इस कोन को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर से तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसका थ्री डायमेंशनली स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। इसका जो हम रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं तो चारों इसका जो पेरीफेरी है ना, ये पेरीफेरी, हर एक पेरीफेरी का जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, जितना भी पॉइंट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये सारा पॉइंट जो है जो सेंटर से अटैच्ड रहता है, सेंटर से अटैच्ड रहता है। इसलिए इसका जो एंगल हम लोग लेते हैं सो पूरा यहाँ पे सर्किल यहाँ पे ऐसा ड्रॉ हो जाता है, पूरा एंगल यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। इसका ये एंगल जो है ना थ्री डायमेंशनली एंगल गोल होता है, रेडियस के साथ जो सेंटर के साथ जो लगा रहता है हर एक रेडियस, वो इसका जो हम लोग सॉलिड एंगल का जो हम लोग डिनोट करते हैं वो क्या होता है ओम से होता है, क्या होता है ओम से होता है। तो ओम जो हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, ये जो हम सॉलिड एंगल इक्वल्स टू होता है इसका सरफेस एरिया, और ये जो सरफेस एरिया होता है सो 4 पाई स्क्वायर होता है। हम रेडियस स्फीयर के केस में क्या लेते हैं 4 पाई r स्क्वायर लेते हैं, और हमें जो होगा इसका जो सॉलिड एंगल जो है वो हमें क्या रखना है डायमेंशनल लेस क्वांटिटी रखना है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग प्लेन एंगल में देखे हुए हैं कि ये जो होता है ना थीटा अपॉन आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क का भी हम लोग लेंथ मेजर करते हैं और रेडियस को भी हम लेंथ ही मेजर करते हैं। तो लेंथ अपॉन लेंथ क्या हो जाता है डायमेंशनल लेस होता है, बट हम लोग ऐसा यूनिट इसको क्या करते हैं रेडियन में ले लेते हैं। वैसे ही अगर हम इसको 4 पाई r स्क्वायर लेते हैं तो हमें रेडियस स्क्वायर से ही डिवाइड करना होगा, तभी यह जो है ओमेगा सॉलिड एंगल जो है वो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी बनेगा। तो 4 पाई r स्क्वायर जो हम लेते हैं 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर लेते हैं, तो r स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो सॉलिड एंगल क्या होता है 4 पाई के इक्वल हो जाता है। तो सॉलिड एंगल का बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है, और इसका जो यूनिट होता है सो स्टेरेडियन होता है, इसको एसआर से डिनोट करते हैं। प्लेट एंगल का कॉन्सेप्ट जो ऐसा यूनिट होता है सो रेडियन होता है, और स्टेरेडियन जो होता है वो सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होता है, और बेसिकली ये जो होता है सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो आप लोग सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ओर। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में।
तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 सरफेस ड्रॉ किए हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं। ये सरफेस है जो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, ओके। और ये जो सरफेस है ऐसे है, ओके। और इसका डायरेक्शन एरिया वेक्टर का इस डायरेक्शन में है। और ये जो सरफेस है वो ऐसे रखा हुआ है, और इसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है सो ऊपर की तरफ है। तो बेसिकली हम लोग फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, ओके। अगर हम स्मॉल सर फ्लक्स लें तो इसको डी फाई से डिनोट करेंगे, इसका जो स्केलर क्वांटिटी होता है फ्लक्स, ओके। तो बेसिकली हम फ्लक्स को डिफाइन करें तो फ्लक्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, ओके। इस एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे वही फ्लक्स होता है। लाइक अगर हम ये बात करें, ये जो अभी हम इस पे बाद में आएंगे, ये है और ये इसका डायरेक्शन ऐसे रखा हुआ है, सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ओके। और इसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। अगर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्रॉस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी होता है, ओके। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में स्केलर होता है। तो जितना भी एरिया से, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया से क्रॉस करेंगे, लेट सपोज ये एरिया है, ओके। ये प्लेन ऑफ शीट है, ओके ना, ये प्लेन ऑफ शीट है, भाई खड़ा हो जा, ये से प्लेन ऑफ शीट है। और ये प्लेन ऑफ शीट से अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करेंगे तो इसको चीर के बाहर निकलेगा, इस साइड से चीर को बाहर निकलेगा। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से क्रॉस करेगा उसका वो फ्लक्स हो जाएगा, ओके। और अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें, अगर हम मैथमेटिक्स इसमें लगाएं तो ई एस कॉस थीटा हो जाएगा, ओके। ई एस कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर कॉस 90 ले लें, कॉस 90 ले लें तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 ले लें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको अभी हम देखेंगे फिजिकली सिग्निफिकेंस, इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे वो भी देखेंगे अभी हम। तो फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वही फाई जो होगा ई एस, अगर कॉस अगर 0 ले लें, अगर ई और एस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों का बीच का एंगल है कॉस थीटा, थीटा जो है ना, सॉरी कॉस थीटा थीटा, थीटा जो है ना, इस दोनों का एंगल बीच का एंगल है। तो कॉस अगर 0 ले लें तो क्या हो जाएगा, ई एस क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई एस। फाई मैक्सिमम होता है, कॉस 0 एंगल 1 होता है, तो ई एस क्या हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू ई एस हो जाएगा, ओके। तो चलिए हम इसको विजुलाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं आखिरकार ऐसे होता क्या है। तो अगर आपको सरफेस मिला हुआ है, ये सरफेस मिला हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे क्रॉस कर रहा है सरफेस के, हमेशा कॉस्ट वाला कंपोनेंट हमें लेना है। क्यों लेना है अभी हम बात करेंगे। लेट सपोज एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, ओके। सरफेस का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो इसका कॉस का कंपोनेंट हमें लेना है, कॉस का कंपोनेंट हमें लेना है। ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है लेट सपोज। तो ये जो एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा जो है, जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा। और ये वाला क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। ई साइन थीटा हम लोग क्यों नहीं लेंगे, ई साइन थीटा हम लोग इसलिए नहीं लेंगे कि देखिए, फाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है। तो अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग देखें कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर जा रहा है, लेट सपोज ये प्लेन ऑफ शीट है, ओके। प्लेन एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है। और एरिया वेक्टर का है ना, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, लेफ़्ट से राइट। तो आप लोग देख रहे होंगे लेफ़्ट से राइट है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को पूरी तरह क्रॉस नहीं कर रहा है, सरफेस को पूरी तरह क्रॉस नहीं कर रहा है। हम इस एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाते हैं, एक मिनट रुक जाइए। इस एग्जांपल के थ्रू लेट सपोज किसी एरिया है ये, लेट सपोज ये एरिया है, ओके। इसका डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर इसी डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो इस सरफेस को चीर के तो बाहर निकल रहा है ना। टोटल जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है सारा को अंदर जा रहा है, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर अंदर की ओर जा रहे हैं, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, ओके ओके। तो इसलिए हम लोग ई साइन थीटा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो सरफेस के थ्रू क्रॉस करना चाहिए।
अगर हम लेट सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यही है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी यही है, तो जितना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इस सरफेस को क्रॉस कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन इस शेप में आइए। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अगर ये है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे होगा जाएगा तभी ना सरफेस को पूरी तरह क्रॉस करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, तो सरफेस ऐसे हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे जा रहा है, तो सरफेस को पूरी तरह, सरफेस पे उसका जो है ना कंट्रीब्यूशन नहीं जाएगा, सरफेस को टच भी नहीं करेगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा। इसलिए जो हम लोग वो है कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेते हैं। ओके, इसलिए हम लोग कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, लेट्स सपोज यही अगर कोई सरफेस है ऐसे करके, यही इसी सरफेस को अगर हम ड्रॉ करते हैं, ओके, ऐसी सरफेस को हम ड्रॉ करते हैं, इसमें एरिया वेक्टर डायरेक्शन ये है, और ये जो है ना, और इसका जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल ये है, तो थीटा हम लेंगे क्या, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या लेंगे, थीटा। तो इस कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम थीटा वाला, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, इस जाएगा ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, और ई साइन थीटा, यहाँ से ई साइन थीटा। ओके, तो ई कॉस थीटा एंड क्या डी एस मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लक्स जो हमें मिलेगा ये मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया जो हम लोग लेते हैं, एरिया वेक्टर, उस दोनों का प्रोडक्ट होता है। एंड आपको जो है थीटा जो है 90 डिग्री अगर आप लेते हैं, तो अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल अगर थीटा 90 डिग्री होता है दोनों के बीच का, तो क्या होगा, फाई जो है सो हमें जीरो मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं उस सरफेस को। ओके, और वही अगर आप इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर अगर ये सरफेस है, कोई स्फीयर अगर आप लेते हैं, ठीक है, स्फीयर लेते हैं, आप अगर 3 डायमेंशनली मेजर अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें तो मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, देख लीजिए। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी अगर इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इस सरफेस को क्रॉस कर रहे हैं, सरफेस को क्रॉस कर रहे हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस कर रहे हैं, तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ई एस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये डी फाई अगर डी एस लेते हैं तो आपको डी फाई लेना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस छोटा होगा तो फाई भी क्या हो जाएगा, छोटा ही होगा। ओके, तो लेट सपोज अगर हम ऐसा बात करें, अगर कोई एक सिलेंडर लें, अगर कोई सिलेंडर लेते हैं, अगर हम ये सिलेंडर लेते हैं, ओके, सिलेंडर लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये वेक्टर का ऐसा, इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, ऐसा। और इस अगर हम कर्व सरफेस पे लें तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर का ऐसा। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेट सपोज यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो अगर आप देखें, अगर हम टोटल फाई कैलकुलेट करें, टोटल फाई कैलकुलेट करें, तो अगर आप टोटल फाई कैलकुलेट करते हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे टोटल सरफेस का, ई डी एस, ई डी एस, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस प्लस फिर ई डॉट डी एस, ई डी एस सरफेस इसको 1 लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, फिर ई डॉट डी एस, ई सरफेस 3 को ले लेते हैं, 3। ओके, तो अगर आप देखें, अगर आप देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, फर्स्ट के लिए हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, सरफेस का डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, माइनस ई डी एस कॉस थीटा यहाँ पे लेंगे, ई डी एस कॉस थीटा अगर लेते हैं, कॉस थीटा लेते हैं तो कॉस 180 का डिग्री -1, तो माइनस ई डी एस हो जाएगा, माइनस ई डी एस। वैसे ही अगर हम सरफेस 2 का लेते हैं, लेट सपोज सरफेस 2 है ये, तो एरिया वेक्टर है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये, तो आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व करिए कि एरिया वेक्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कोई भी सरफेस के थ्रू एरिया क्रॉस नहीं कर रहा है, तो कॉस 90 क्या होता है, 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर टोटली फिर ई डी एस कॉस थीटा, कॉस एंगल ऐसे, थीटा भी ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी ऐसे, तो दोनों का एंगल एंगल क्या हो जाएगा, 0, तो सारा एरिया क्रॉस कर रहा है, तो ई डी एस क्या हो जाएगा, ई डी एस, ई डी एस कैंसिल, तो फाई क्या हो जाएगा, टोटल 0, टोटल फाई क्या हो जाएगा, 0। तो इस सरफेस का जो एंगल हो जाएगा, फाई का वैल्यू, इस फ्लक्स इस सरफेस से फाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा।
तो चलिए मिलते हैं, यही होता है फाई। अगर हम फाई को अगर हम लेते हैं, फाई अगर हम इसका अगर हम एसआई यूनिट कैलकुलेट करते हैं तो ईडीएस होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है न्यूटन पर कूलम, और डीएस का क्या होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका जो होगा वो एसआई यूनिट हो जाएगा फाई का, फाई का एसआई यूनिट यही हो जाएगा। तो यही ओवरऑल है फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम ओवरऑल शॉर्ट में बताऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स होता है ये है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर एरिया, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और इसका जो शॉर्ट्स नोट है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टिल देन मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके।